स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज क्लास 10th मैथ की बात कर रहे हैं। रियल नंबर हम लोग उस पॉइंट पर उस चैप्टर पर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.2 में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वैसे 1.2 बहुत ही सिंपल है। 1.2 का सारा हम आज 10 मिनट के 10-12 मिनट के वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज के सारे सवालों को कंपोज कर रहे हैं। आप बिल्कुल वीडियो इसमें आप जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए। अब आपको 1.2 पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये पहले सवाल की बात कर रहे हैं जहाँ पर प्राइम फैक्टर करना है। नंबर का प्राइम फैक्टर करना बहुत ही सिंपल है, आप उसमें थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लो। जैसे पहला सवाल 140 है, 140 का प्राइम फैक्टर करना है तो 140 इसका प्राइम फैक्टर का मतलब आप ऐसे करो और 2 से भागा लगाओ। जो प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं, 10 नहीं है, 11 है, 13 है। इस तरह जो अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, केवल खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, बाकी और किसी से नहीं कटती हैं, वो सब अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी 2 होती है, 2 से छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है। और सम संख्या में ओनली 2 ही ऐसी है। एक इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी है तो ओनली 2 है। आप ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के लिए और जगह के लिए आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैथ आपको पढ़ना है दिमाग डेवलप करने के लिए और भी आगे की पढ़ाई के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस गेन करने के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए। उसके लिए आपको एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपका तेज दिमाग चले, इसके लिए तो सब एक ही सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है वो केवल 2 है। तो यहाँ पर इन अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे आप। इसमें 2 से लगाओ, नहीं लगता है, 3 से लगाओ, फिर 5 से लगाओ, फिर 7 से लगाओ, फिर 11 से लगाओ। अभाज्य संख्या से ही लगाना है, बीच में किसी से नहीं लगाना है। तो अभाज्य संख्या 2 से ट्राई करेंगे, 2 से लग जाता है 70 मिला, फिर 2 से लग जाएगा 35 मिला। अब फिर किससे लगावे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाना है, 7 मिला, फिर 7 से लगाना 1 मिला। और इस तरह से 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 1 को नहीं लिखना है। तो इस तरह से हमें इसका ये प्राइम फैक्टर है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि एक ही संख्या 2 बार आ रही है तो हम क्या करें, एक ही संख्या 2 बार आ रही है तो उसका स्क्वायर में लिखें, 3 बार आ रही है तो क्यूब में लिखें, जितना बार आ रहा है उसका डिग्री में लिखें। तो यहाँ पर 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 इंटू 7 लिखेंगे। ये अभाज्य गुणनखंडन हुआ, 140 का अभाज्य गुणनखंडन हुआ। ये एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं और ये पहला सवाल की बात है। तो एक्सरसाइज 2.1 में पहला सवाल ही है। इस तरह के और जो क्वेश्चंस हैं इसको आप देख लेंगे। और इसमें 2 में क्या है, एक्सरसाइज 2 और 3 एक ही टाइप का है। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही टाइप का कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी टेकअप हो जाएगा, क्योंकि 3 में 3 नंबर है, 2 में 2 ही नंबर है। तो जिस तरह से 3 में है उस तरह से 2 में भी आपको करना है। तो यहाँ पर हम लोग 3 को लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। 3 संख्याएं हैं, वो संख्या क्या है, 12, 15 और 21 है। पहला सवाल को हम ले रहे हैं 12, 15 और 21। जिस तरह से हम पहला सवाल कर रहे हैं उसी तरह से दूसरा करना है, तीसरा करना है, सब करना है। सेम प्रोसेस, सेम तरीका आपको फॉलो करना है। तो यही पहला सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ है, एलसीएम निकालना हो संख्याओं का तो प्राइम फैक्टर ही करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो संख्याओं के प्राइम फैक्टर पर डिपेंड है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर डिपेंड है। जहां पर अभाज्य संख्याओं का जिक्र हुआ है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो संख्या निश्चित ही भाज्य संख्या होती है। तो such type of number that can be represented in prime factor, that number is also a composite number। तो इस तरह से ये अर्थमेटिक थ्योरम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है, ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। इस तो हम लोग यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का जिक्र करना है, अभाज्य गुणनखंडन का जिक्र करना है, उसी पर ये एक्सरसाइज पूरा डिपेंड है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना भी उसी पर डिपेंड है। तो कैसे निकालेंगे, आइए सबसे पहले सॉल्यूशन 12 इज इक्वल टू अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3
अभाज्य गुणनखंड करना आपको प्रत्येक बार इस तरह करने की जरूरत नहीं है। छोटा नंबर है तो आप अपने से कर लो, इतना गुने इतना गुने इतना, इतना गुने इतना गुने इतना। उसके लिए जिसका हम नहीं जानते कितना गुने कितना गुने कितना, उसके लिए ऐसा युक्ति अपनाते हैं कि ये पता चले कितना गुने कितना मिल रहा है। लेकिन जहाँ छोटी संख्या वहां पर ऐसा करना जरूरी नहीं है। और वैसे भी ये रफ वर्क है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इतना गुने गुने इतना। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ मिला 2 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वेशन 1, 15 है 3 इंटू 5 इक्वेशन 2, और 21 है 3 इंटू 7 इक्वेशन 3। ये प्राइम फैक्टर तीनों नंबर का कर दिया। यहाँ पर 2 ही नंबर रहेगा 2 ही का करेंगे, 4 नंबर रहेगा 4 का करेंगे। हर सवाल में ऐसे ही करना है। ये पहला है, तीसरा का पहला है, तीसरा का दूसरा हो, तीसरा का तीसरा हो, या क्वेश्चन नंबर 2 में पहला दूसरा तीसरा हो। सबकी बात ऐसे ही करनी है आपको। और अब एलसीएम लिखना है और एचसीएफ लिखना है। यहाँ पर मेन बात का ध्यान देना है कि कैसे लिखना है, यही बात आपको सीखनी है और यही बात अप्लाई करनी है हर सवाल में। तो कैसे लिखना, यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। एचसीएफ लिखना है 12, 15 और 21 का। एचसीएफ लिख के छोटी कोष्ठ में ही संख्याओं को लिखो, तो इसका मतलब होता है इन संख्याओं का एचसीएफ। और एलसीएम लिख के छोटी संख्या में छोटी कोष्ठ में इन्हीं संख्याओं को लिखो, तो एलसीएम इन्हीं संख्याओं का। चलिए एचसीएफ में क्या, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट जो हो, ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर जो सब में हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएफ। तो कॉमन फैक्टर जो फैक्टर कॉमन है और ज्यादा से ज्यादा है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या है। यहाँ पर एक बात और लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 से 1, 2 और 3 से हम इससे प्राइम फैक्टर के आधार पर हम एचसीएफ एलसीएम लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ बात लिख देंगे। अब कॉमन फैक्टर क्या, तो सब में कॉमन देख रहे हैं तो 3 केवल है। सब में जो फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है, किसी एक में नहीं, सब में होना चाहिए। 3 केवल है, और कुछ होता था और कुछ होता। जितने सारे कॉमन फैक्टर मिल जाते उतने सारे को छांट के केवल 3 मिला तो केवल 3 लिखेंगे एचसीएफ में। और एकागो कुछ मिलता तो उसको भी लिखते, और एकागो मिलता उसको भी लिखते। जितने सारे मिलते उतने लिखते। केवल 3 मिला तो एचसीएफ केवल 3। एलसीएम में क्या करना है, ये बात समझनी है कि एलसीएम में क्या करना, और समझकर हमेशा हमेशा के लिए आपको दिमाग में कंजर्व कर लेना। फिर कहीं दौड़ना धूपना भागना नहीं है, और कहीं यूट्यूब में सर्च नहीं करना है। तो बहुत सिंपल, इतने में समझ जाओ आप कि एक करके सारे प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। एलसीएम में एक भी प्राइम फैक्टर को छोड़ते नहीं। जितनी संख्याओं का एलसीएम निकालना है उन सभी संख्याओं के प्राइम फैक्टर में एक एक फैक्टर को चुन चुन के लिखेंगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन जब एक ही फैक्टर 2 जगह हो, एक से अधिक जगह मिले, तो हम वहां क्या प्रत्येक को लिखें, प्रत्येक जगह मिल रहा है उन सबको लिखते जाए। नो, जब एक ही संख्या एक से अधिक बार आवे तो उसको एक ही जगह लिखना है, एक ही बार लिखना है। लेकिन उन सब में से कौन लिखना है, वो लिखना है जिसका डिग्री ज्यादा है, जिसका घात ज्यादा है, वो लिखना है। लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है। जैसे 3 यहाँ पर, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो तीनों में से हम तीनों 3 को नहीं लिखेंगे, एक और 3 को लिखेंगे एक बार। लेकिन यदि संजोग से यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता, स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन यदि स्क्वायर होता तो फिर हम किसे लिखते, तो स्क्वायर वाले को लिखते। लेकिन संजोग से यदि यहाँ क्यूब होता तो फिर हम किसको लिखते, तीनों जगह को नहीं लिखते, किसी एक जगह को लिखते। लेकिन किसको लिखते, जिसका डिग्री ज्यादा है। फिर इसे भी नहीं लिखते, फिर इसे भी नहीं लिखते, फिर इसी को लिखते, 3 का क्यूब को लिखते। संजोग से यहाँ पर पावर 4 होता 3 का, तो प्रत्येक को नहीं लिखते, किसको लिखते, जिसका डिग्री ज्यादा है। फिर इसको नहीं लिखते, फिर इसको नहीं लिखते, फिर इसको लिखते। तो इस तरह से हमें जब एक ही संख्या एक से अधिक बार आवे तो उसमें से किसी एक को लिखना है, और उसको लिखना है जिसका डिग्री ज्यादा है, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है। तो आइए हम लोग लिखते हैं एलसीएम। ये एलसीएम की बात कर रहे थे, इतनी ही तो बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 4 नहीं है डिग्री, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है। हम इसको समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल के रूप में लिया। आइए लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 2 ये लिख दिए, छोड़ना नहीं है। और कहीं 2 है क्या देख लेंगे, नहीं है। यदि और कहीं 2 होता और 2 का क्यूब होता
तो फिर 2 का क्यूब लिखते, फिर इसको नहीं लिखते, लेकिन और नहीं है। चलिए आइए अब यहाँ हो गया, आगे आइए 3 इंटू 3 इंटू करके लिखना, गुना में 3 वो हो गया, यहाँ आइए लिख चुके हैं। ये 5 एक भी नहीं छोड़ना है। आगे आइए 3 लिख चुके हैं, ये 7 सब लिख दिया, एक भी नहीं छोड़ना है। 1 बाय 1 चुन चुन के लिखना है, एक भी नहीं छोड़ना है एलसीएम में। लेकिन एक चीज 2 बार हो तो, एक से अधिक बार हो तो एक ही बार लिखना है, पर वो लिखना जिसका डिग्री ज्यादा हो। समझ रहे हैं ना, इतनी बात एलसीएम में, चाहे 2 संख्याओं को हो या 3 संख्याओं का हो, जो भी हो। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 55 60 70 420, फाइनली 420 मिला एलसीएम। इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे और सवालों में, और जिस संख्या का भी निकालना हो। एक बात का और यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कि यदि 2 संख्याएं होती हैं तो 2 संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम के साथ एक विचित्र बात है। 3 संख्याओं के साथ वो बात नहीं है, 4 संख्याओं के साथ वो बात नहीं है, 2 संख्याओं के साथ वो विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वही उसी के बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। चलिए आइए, जैसे 2 संख्याएं ये और बी है, ये और बी, तो ये और बी का जो गुना होगा वही उन दोनों का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम हुआ गुने एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ हुआ। यानी एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों संख्याओं का जितना गुना हो के होगा उतने उन संख्याओं का भी गुना होगा। ये 2 संख्याओं के साथ केवल बात है, 3 संख्याओं के साथ ये बात नहीं है, 4 संख्याओं के साथ ये बात नहीं है, केवल 2 ही संख्याओं के साथ ये बात है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। और इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन हमारे पास, इसी फॉर्म पर डिपेंड एक क्वेश्चन जो बड़ा वीवीआई सवाल है, और वो क्वेश्चन नंबर 4 में आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वीवीआई फॉर एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम, एनसीईआरटी झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी स्टेट का बोर्ड, उस बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है और इसी बात पर डिपेंड है। 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है 9 और उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है कितना, तो ये हमारा सवाल है। तो वो संख्या 306 और 657 है। एक संख्या ये इज इक्वल टू 306, बी इज इक्वल टू 657। ये 2 संख्याएं आप देख रहे हो, ठीक से आप देख लीजिए। एक संख्या 306, दूसरी 657। इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है। एलसीएम निकालना है 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा, हम x मान लेते हैं, x होगा। ये हमें निकालना है एलसीएम, हमने x मान लिया और इसी फॉर्मेट पर डिपेंड करेंगे। क्या डिपेंड करेंगे? फॉर्मूला से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला की तरह यूज करते हैं कि उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम जो है, एचसीएफ 306 और 657 का गुने एलसीएम 306 और 657 का। एचसीएफ और एलसीएम जो इन दोनों संख्याओं का होगा वही इन संख्याओं का गुणनफल भी होगा, इन संख्याओं का गुणनफल भी होगा। ये दोनों संख्याओं का गुना करके, अब इसका एलसीएम 9 है, एचसीएफ x मान लिए हैं, एलसीएम x जो हमें निकालना है 306 गुने 657 यानी 9x इज इक्वल टू, ये नीचे आपको दिखना चाहिए। क्लियर, नीचे दिख रहा है कि नहीं? आइए ऑब्जर्व करते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं? चलिए, आपको नीचे दिख रहा है। तो ये 9x इज इक्वल टू गुना किया तो 306 गुने 657, इसलिए ओनली x इज इक्वल टू 306 गुने 657 बटे 9। ये आप 9 से डिवाइड करेंगे, कोई भी जो कटेगा, और ये कटेगा 9 से 63, 9 3 27, 73 बार में कटा, 9 से 63, 9 3 27, 73 को गुना करेंगे 306 से
कितना आएगा उनसे उतना आंसर देंगे, आप गुना करके देख लेंगे। 306 गुने 73 गुना करेंगे, जो आंसर आएगा वही एलसीएम होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल भी है। फिर से एक बार देख लीजिए, 306 157 का एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। एक फॉर्मूला लगा रहे हैं कि दोनों का एलसीएम एचसीएफ का गुना उन संख्याओं का गुना होगा, इसलिए एचसीएफ एलसीएम का गुना उन संख्याओं का गुना होगा। 9x बराबर इतना, x बराबर बट्टे 9 करना है, काट के गुना करना है। जैसा इधर किए हो गया, फाइनल हो गया। 22,000 कुछ 22,338 आएगा, शायद ऐसा ही कुछ आएगा, आप गुना करके देख लेंगे। तो आइए ये बाकी और सवाल जो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यूं ही है। आपका कमेंट आएगा, रिक्वायरमेंट होगा तो हम उसको डील करेंगे, नहीं तो हमें इतनी बातों को डील करना था। भी आई हैं और ये 2.1 एक्सरसाइज आपका क्लियर है। चलिए धन्यवाद। इसी तरह से आप हर सवाल को, हर वीडियो को देखेंगे पूरी तरह समझने के लिए और बार बार देखेंगे। यदि समझ में नहीं आवे तो वैसे आप मैथमेटिक्स के तरीकों को अप्लाई करेंगे, पूरी तरह एकाग्र रहेंगे, सुनते समय ध्यान भटका हुआ नहीं रहेगा तो निश्चित ही समझ में आएगा। आइए फिर हम मिलते हैं, धन्यवाद।